नमस्कार दोस्तों, वासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे बीपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से। उसी कड़ी में आज हम लोग वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर स्पेसेस और सब स्पेसेस में कौन से टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि वेक्टर स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, किसे कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस है और किसे कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, वेक्टर स्पेस का पहले डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, टाइप्स लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, स्पैनिंग सेट क्या है। फिर सब स्पेस पर जाएंगे, उसका क्या प्रॉपर्टी है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी एक सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करेगा तो सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, ये देखेंगे। इतना देखने के बाद हम लोग किसी भी वेक्टर स्पेस का बेसिस और डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। आखिर में इससे हम लोग रिलेटेड सारे थ्योरम्स को देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम पार्ट से क्वेश्चन लगभग हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, इन थ्योरम्स को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट, इन सब टॉपिक को जानना बहुत जरूरी है। इससे सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग, कम से कम सिलेबस में जो है इन सभी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन देख लेते हैं। वेक्टर स्पेस आखिर क्या चीज है? वेक्टर स्पेस इसे कहेंगे कि वेक्टर स्पेस है। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है वी, वी में बहुत सारा एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो सेट इन 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोल देंगे कि वो जो सेट है वो एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अब देखिए वो 10 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, ये आपका बीपीएससी में इससे सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये जरूरी है जानना, इसलिए मैंने 10 प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं। और ये कहीं भी इस तरह से सवाल नहीं आ सकता है कि बताइए कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, हमेशा इस तरह से आएगा कि वेक्टर सब स्पेस है कि नहीं। अगर किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं 10 प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं। पहला है वेक्टर एडिशन। अगर v1 और v2 किसी वेक्टर का एलिमेंट है तो उनका एडिशन यानी v1 प्लस v2 भी उसी वेक्टर का एलिमेंट होगा। ठीक है, दूसरा है, ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी, अगर v1 एलिमेंट है v का यानी स्पेस का, तो के v1 भी एलिमेंट होगा उस वेक्टर स्पेस का। ठीक है, के क्या है? एलिमेंट ऑफ द फील्ड है। ठीक है, फील्ड फील्ड को भी हम लोग रियल नंबर समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए दो प्रॉपर्टीज ये होगा और 4 एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं, A1 A2 A3 A4, इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका 4 मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसलिए M1 M2 M3 और M4। अब देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या है। ये बोल रहा है कि U V और W एलिमेंट है अगर वेक्टर फील्ड का, U V और W एलिमेंट है वेक्टर फील्ड का, तो उसको ये एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है कि अगर भी वेक्टर स्पेस है तो जीरो उसका एलिमेंट होना चाहिए। किस, और जीरो किस तरह का एलिमेंट होना चाहिए? अगर वो किसी भी वेक्टर के साथ जुड़ेगा ऐसे या ऐसे तो वही वेक्टर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो जीरो एलिमेंट ऑफ बी होना चाहिए अगर वो वेक्टर स्पेस है बी तो। ठीक है, अगर यू वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो माइनस यू भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो जाएगा, होना चाहिए वो वेक्टर स्पेस है तो। ठीक है, ये ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यू प्लस बी इक्वल टू बी प्लस यू, यू भी क्या है? यू भी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस है। ठीक है, उसी तरह के यू प्लस बी, के यू प्लस के भी होना चाहिए। यू भी एलिमेंट ऑफ बी है, के एलिमेंट ऑफ फील्ड है। ठीक है, उसी तरह ए प्लस बी क्या, ए और बी क्या है? एलिमेंट ऑफ फील्ड यानी रियल नंबर है। यू क्या है? वेक्टर है। ठीक है, ये इस तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है।
इक्वल्स टू ए इंटू बी यू। ये दसवां प्रॉपर्टी है कि वन एलिमेंट ऑफ फील्ड होना चाहिए इस तरह से कि वन इंटू यू इज इक्वल्स टू यू आ जाए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जानना जरूरी है पर ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है बीपीएससी पर्सपेक्टिव से। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स को देखिए। आर के पावर एन, आर के पावर एन क्या है? सेट ऑफ एन रियल नंबर्स, मतलब कुछ इस तरह से a1 a2 an इस तरह से होगा आर के पावर एन। अब वो बोल रहा है क्या ये वेक्टर स्पेस, जैसे एग्जांपल्स है, मतलब ये वेक्टर स्पेस है, ये पिछले 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जीरो एलिमेंट ऑफ आर के पावर एन होना चाहिए, तो होगा जब ए वन ए टू ए एन सब जीरो हो जाएगा तो जीरो जीरो जीरो, यानी वो जीरो है एक तरह से। जीरो एलिमेंट ऑफ आर के पावर एन होगा। अगर ए वन ए टू ए एन एलिमेंट ऑफ आर के पावर एन यानी रियल नंबर का है तो इसका निगेटिव माइनस ए वन माइनस ए टू, ऐसा माइनस ए एन भी होगा आर के पावर एन का एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर a1 रियल नंबर है तो इसका निगेटिव माइनस a1, ये भी तो रियल नंबर है, ये सब भी तो रियल नंबर है, तो ये आर के पावर आर एन, सीधे बोलिए आर एन का एलिमेंट होगा, एन डायमेंशनल स्पेस का ये भी एलिमेंट होगा नेगेटिव वाला। ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि अगर a1 a2 an आर एन है तो अगर हम किसी भी फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a1 a2 an भी हो जाएगा एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि a1 रियल नंबर है, उसको किसी दूसरे रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास रियल नंबर ही आएगा। तो ठीक है, अगर सारा रियल नंबर है, अगर ये एलिमेंट्स हैं, अगर सारे अभी भी के वन के टू के एन सभी रियल नंबर है तो ठीक है, ये आर एन का एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ आप 200 प्रॉपर्टीज देखिएगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा पॉलिनोमियल स्पेस का देख लेते हैं क्या है। पॉलिनोमियल स्पेस, पॉलिनोमियल यानी कि फंक्शन ऑफ टी एक तरह से। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या ये 200 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्लस टी प्लस टी ऐसे हो जाएगा एन टी टू द पावर एन, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब कोई और पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, सपोज बी वन टी प्लस टी स्क्वायर, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। अगर u1 एक पॉलिनोमियल है, u2 दूसरा एक पॉलिनोमियल है, दोनों को ऐड करेंगे तब भी ये पॉलिनोमियल रहेगा, फंक्शन ऑफ टी ही रहेगा। ठीक है, तो पहला जो अपना वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगा। इसी को पहले वाले को देख लेते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल है, इसमें किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी से भी, तब भी ये फंक्शन ऑफ टी ही रहेगा, फंक्शन ऑफ जेड थोड़े हो जाएगा। इसमें किसी कांस्टेंट वैल्यू से सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही रहेगा। अब जीरो एलिमेंट ऑफ पीटी है कि नहीं ये देखना है। ठीक है, तो अगर ए नॉट ए वन ए टू ए एन ये सब रियल नंबर का एलिमेंट अगर सब जीरो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो जीरो टी स्क्वायर, ये क्या है? जीरो, और ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, यानी कि जीरो एलिमेंट ऑफ पीटी है। जीरो कैसा एलिमेंट है? जब जीरो को किसी से भी जोड़ेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा। आप मान लीजिए यू अगर कोई टी स्क्वायर है, उसमें जीरो से जोड़ेंगे तो फिर से तो हमारे पास वही होगा, टी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो जीरो एलिमेंट ऑफ पीटी है। वैसे ही कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, अगर जैसे टी स्क्वायर प्लस टी, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका निगेटिव अगर ये यू है तो माइनस ऑफ यू क्या हो जाएगा? माइनस थ्री टी स्क्वायर माइनस टी, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस होगा पॉलिनोमियल स्पेस। अब देखिए पॉलिनोमियल स्पेस में अब ये दूसरा है पी एन टी, पी एन। अब ये बता दिया कि एन से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका पावर, जिसका ऑर्डर ऑर्डर एन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए सर क्या मतलब उसे देखते हैं। अब कोई भी एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, टी के पावर एन, टी के पावर एन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑर्डर एन है तो एन से कम हो सकता है। पी एन टी में
n से कम हो सकता है लेकिन n से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब आप कोई भी ले लीजिए, जैसे P3 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए P3 में 3T स्क्वायर। P3 की अगर कोई स्पेस ले लेते हैं, उसमें U1 एक एलिमेंट चाहिए, U2 एक एलिमेंट चाहिए, इस तरह से। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर U1 अगर एलिमेंट है P3 का, P3T का, U2 एलिमेंट है P3T का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए मैक्सिमम पावर क्या है T का, यानी कि मैं ऑर्डर क्या है इस पॉलिनोमियल का, यहाँ भी 3 ही है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद भी जो हमारा नया एलिमेंट, जो भी नया वेक्टर आएगा वो भी इसका एलिमेंट होगा। तो वो वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया कि U भी एलिमेंट ऑफ V, अगर U भी U एलिमेंट ऑफ V है, V एलिमेंट ऑफ V है, तो U प्लस V एलिमेंट ऑफ V होगा। पहला वाला जो वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी था वो तो यहाँ सेटिस्फाई हो जाता है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं। ये हमारा U1 है, कोई वेक्टर 3T³ + 3, ठीक है। अगर हम इसमें किसी स्केलर से, स्केलर मान लीजिए 2 से ही 2U1 कर लेते हैं तो क्या होगा। अब ये भी तो एक पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर 3 है, यानी ऑर्डर 3 है, ठीक है। मैक्सिमम यानी ऑर्डर 3 है इस पॉलिनोमियल का, तो ये एलिमेंट हो जाएगा P3T, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं 0 + 0 T + 0 T स्क्वायर + 0। अब ये एलिमेंट होगा P3T का, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसका ये है, लेकिन भले कांस्टेंट सब 0 हो। ये हमारा जीरो वेक्टर एक तरह से हो गया, जीरो वेक्टर P3T का एलिमेंट होगा। इस तरह से आप बाकी प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं, सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा इसका। वैसे ये फंक्शन ऑफ एक्स है, अगर फंक्शन स्पेस इस तरह से होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू कुछ a0 है, ठीक है। ये इस तरह से होता है f ऑफ a0 इज इक्वल टू सपोज 0 है, वो सारे फंक्शन जिसका a0 का वैल्यू 0 हो वो सब भी एक वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ऐसे इसको देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शन जिसका a0 पे वैल्यू 0, मान लीजिए f1 एक फंक्शन है जिसका a0 पे वैल्यू 0 है, f2 एक फंक्शन है इसका a0 पे वैल्यू 0 है, f1 + f2 जो हमारे पास फंक्शन है उसका भी a0 पे वैल्यू 0 ही होगा, सही है। अगर हमारे पास 0 फंक्शन है कोई, 0 T स्क्वायर, T की जगह पे a0 डाल देंगे तो बराबर में फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, कि ये सब 0 है। तो यानी कि 0 फंक्शन भी एलिमेंट ऑफ जो भी हमारा ये दिया हुआ फंक्शन स्पेस है उसका। इस तरह से आप देखिएगा सारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही मैट्रिक्स का स्पेस है, इसमें भी सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए इधर शुरू करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए U1 U2 UN वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। और V1 भी एक वेक्टर है वेक्टर स्पेस V का है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि V1 लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 U2 UN का, कब, जब V1 को अगर हम इस तरह से लिख सकें और सम A1 A2 AN, अगर V1 को हम लोग U1 U2 और UN के टर्म्स में लिख सकें तो हम बोल सकते हैं कि V1 लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 U2 से लेके UN तक का, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब बोल रहा है कि हमें ये पता है कि V लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 U2 U3 का, बोल रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस V एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 U2 U3, ठीक है। तो V यहाँ देखिए V1 बराबर कैसे लिखते हैं, A1 U1 + A2 U2, वैसे ही तीन ये है U1 U2 U3, V बराबर A1 U1 A2 U2 + A3 U3, इस तरह से लिख लिया, ठीक है। V का वैल्यू लिखिए
A1 U1 U1 दिया हुआ है यहाँ पे U1 U2 U3 सब लिख दिया है सर। अब A1 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 ये V1 में, तो सारे एलिमेंट्स में A1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जानते ही होंगे। A1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 3 में, तो ये हो जाएगा A1 2 A1 3 A1, वैसे ही यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बनता है, ये आता है, ये आता है, और ये तीसरा कोऑर्डिनेट का वैल्यू ये आता है। अब ये 3 के बराबर है, इसका पहला जो एलिमेंट है इसका पहला एलिमेंट के बराबर, और दोनों वेक्टर बराबर कब होगा, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। A1 + 2 A2 + 3 A3 = 3 हो जाएगा पहला वाला एलिमेंट, वैसे ही तीनों को लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा था इसको कैसे रेड्यूस करते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में करके भी हम लोगों ने देखा था, और आखिर में डायरेक्ट भी देखा था। यहाँ डायरेक्ट मैंने किया है। जो दूसरा लीनियर इक्वेशन है L2 = L2 - 2L1, ठीक है, इसको रेड्यूस कर किया है मैंने इस तरह से। ठीक है, आप लोग देख लीजिए रिडक्शन, इसका सारे स्टेप्स भी मैंने लिखे हुए हैं। पहले स्टेप में L2 - 2L1 और L3 को L3 - 3L1 किया, तो यहाँ पे L3 को L3 + L2 किया, ये और ये जुड़ गया। इस तरह से यहाँ पे ऐसे ऐसे आता है, और यहाँ से रेड्यूस फॉर्म आपका ये आ गया। यहाँ से सीधे सीधे निकल जाएगा, A3 बराबर यहाँ लिखा हुआ है A3 = 3, A3 का यहाँ वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से A2 आ गया, A2 बराबर -4, A2 आ गया, A3 आ गया, A2 A3 का वैल्यू डाल दीजिए, A1 निकाल लीजिए, A1 A2 A3 आ गया। अब V बराबर क्या था, क्या लिए थे हम लोग शुरू में, A1 U1 + A2 U2 + A3 U3। ठीक है, तो V = A1 की जगह पर 2, A2 की जगह पर -4, A3 की जगह पर 3 लिख दिया। इससे हो गया अपना। ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल टाइप वाला पॉलिनोमियल स्पेस हम लोगों ने देखा था एग्जांपल में वेक्टर स्पेस में। अब पॉलिनोमियल स्पेस का कोई एक वेक्टर है, और पॉलिनोमियल स्पेस के ये भी तीनों वेक्टर है। अब बोला जा रहा है कि V स्पैन करता है U1 U2 U3, U1 V लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 U2 और U3 का। ठीक है, तो V अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है U1 U2 U3 का, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने XYZ ले लिया है, पहले हम लोगों ने A1 A2 A3 किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। यहाँ अगर A1 A2 A3 लिखते हैं तो A1 A2 A3 का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने XYZ लिख दिया तो XYZ का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ XU1 ये हो गया, YU2 ZU3, U3 का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, U2 का दिया हुआ है, U1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद इस तरह से आता है, सीधे कंपेयर करेंगे। PS का कोएफिशिएंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है 3 है, x + y + 2z ये वाला बराबर 3 हो जाएगा। उसी तरह t का कोएफिशिएंट ये है x + 3y + 5 है, यहाँ t का क्या है 5 है, बराबर 5 है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में देख रखे हैं, तो वहाँ से देखिए और इसको अपने सॉल्व कीजिए। आंसर मैंने लिख दिया है, x का वैल्यू 3 आएगा, y का 1 और z का -2। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस लेक्चर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट किसे कहते हैं देख लेते हैं। ठीक है, अब भी कोई वेक्टर स्पेस है, तो उसमें हमारे पास एक सेट है U1 U2 और UN। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस सेट है हमारे पास U1 U2 UN का, वो स्पैन करता है वेक्टर स्पेस V पे, अगर वेक्टर स्पेस V के सारे वेक्टर्स को हम लोग U1 U2 UN के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा है, लेट V be a vector space, इस कोई collection of vector है, now S is a spanning set if for all V element of V there exists A1 A2 AN element of field such that V is equals to A1 U1 A2 U2। ये लिखने का क्या मतलब है कि V is linear combination of U1 U2 UN। ठीक है, एग्जांपल से इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि E1 E2 E3 स्टैंडर्ड बेसिस होता है, हम लोग जब डायमेंशन बेसिस में पढ़ेंगे तो समझेंगे।
R3 का स्टैंडर्ड बेसिस ये है E1 E2 E3। अब हम लोग को ये निकालना है कि E1 E2 E3 क्या R3 पे स्पैन करेगा, स्पैन करेगा कि नहीं। उसके लिए पहले हमको देखना पड़ेगा क्या भी एलिमेंट ऑफ R3 फॉर ऑल भी एलिमेंट ऑफ R3 भी को हम लोग क्या A1 E1 A2 E2 A3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर R3 में भी अगर है तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि कोई भी वेक्टर भी में कोई भी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड को हम लोग इसके 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 फॉर्म में लिख सकें तो हम लोग कह सकते हैं कि E1 E2 E3 स्पैन करता है R3 पे, R3 नहीं R3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखते हैं V इज इक्वल्स टू A1 E1 A2 E2 A3 E3। ठीक है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए कि ये जो आएगा राइट हैंड साइड में ये आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ साफ साफ हमारे पास निकल गया कि A1 बराबर है जेड। कहने का मतलब है कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई जेड मान लीजिए अगर 3 3 4 इस तरह से उसको इस तरह से लिखा जा सकता है A1। अब यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि A1 A2 A3 का वैल्यू क्या होता है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 3 है, जेड का वैल्यू 4 है। A1 x1 के बराबर होता है, यानी कि 3E1 प्लस 3। ठीक है, अब एक्स वाई A1 A2 A3 एक्स वाई और जेड के बराबर है, तो एक्स वाई जेड अब जैसे जैसे लीजिएगा वैसे वैसे आपका A1 A2 A3 आएगा, और उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर तो R3 का उसको इस तरह से A1 A2 A3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि W1 W2 W3 स्पैन करता है कि नहीं R3 को। फिर वैसे ही लिख देंगे R3 का कोई भी वेक्टर, एकदम जनरल वेक्टर, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा R3 का एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको अगर W1 W2 W3 स्पैन करेगा तो एक्स वाई जेड को ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं W1 W2 W3 का। इस तरह से लिखते हैं A1 A1 A2 A2। अगर यहाँ से A1 A2 A3 का कोई भी अगर वैल्यू आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं आता है तो इसका मतलब नहीं लिख सकते। देखते हैं कि वैल्यू आता है कि नहीं। यहाँ से हम लोग A1 W1 क्या हो जाएगा, W1 के सारे एलिमेंट्स में A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 A1 A1। W2 के सारे एलिमेंट्स में A2 से मल्टीप्लाई, A2 A2 0, वैसे ही ये इस तरह से लिखा है, ये बराबर है किसके पहला वाला जो इसके पहले वाले एंट्री के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा। यहाँ से डायरेक्ट वैसे दिख रहा है A1 इज इक्वल्स टू जेड, यानी जेड इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू जेड के बराबर हो जाएगा। A1 प्लस A2 वाई के बराबर, A2 हो जाएगा वाई माइनस जेड के बराबर। A1 A2 A3 आ गया। अब एक्स वाई जेड आप जैसे जैसे लीजिएगा वैसे वैसे A1 A2 A3 आपके पास आ जाएगा। अगर कोई वेक्टर 1 2 3 लीजिएगा तो यहाँ पे x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया, z बराबर 3 हो गया। कोरस्पॉन्डिंग A1 क्या हो जाएगा, A1 z के बराबर होता है 3 हो जाएगा, A2 हो जाएगा y माइनस z यानी माइनस ऑफ A3 हो जाएगा x माइनस y। x क्या है 1, y क्या है 2। A1 A2 A3 इस तरह से आ गया, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ये तो हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, A1 W1 A2 W2 A3 W3। A1 क्या है, ठीक है। और ये सवाल आपको ये एग्जांपल जो है बताइए क्या U1 U2 U3 स्पैन करता है R3 पे, ये सवाल है। आप कीजिए इसको, आंसर मैं बता देता हूँ। नहीं, ये स्पैन नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो कोई भी वेक्टर का दिखा दीजिएगा R3 में कोई भी वेक्टर अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब ये स्पैन नहीं करता है। ठीक है, तो आप खुद से कीजिए,
आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।